हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका रिवीजन ही आपको टॉपर बना सकता है। तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं आपके क्वेश्चन बैंक का रिवीजन कराने के लिए 2019 का सेट लाया हूं। 2019 का सेट लाया हूं। यदि आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में टॉपर बैच स्टार्ट किया हूं, जिसमें हम रोजाना क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करेंगे। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें हम जो प्रश्न भी आए लिखेंगे वो लगभग 2024 के एग्जाम में आ सकता है। तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आप इसे ध्यान से रोक कर वीडियो को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एक सोच आपको टॉपर बना सकता है। यदि आप सोच लिए कि मुझे टॉपर बनना है तो आप टॉपर बन सकते हैं। तो आप इसे रोक कर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पूछ रहा है कि टिंडल प्रभाव, पहला की टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन डी है प्रकाश का प्रतिकिरण। आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश के प्रतिकिरण को प्रदर्शित करता है। यह भी है क्वेश्चन, आप इसे थोड़ा माइंड में याद रखिएगा। इसे आप थोड़ा माइंड में याद रखिएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश के परिकिरण को प्रदर्शित करता है। तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते एवं बहुत ही मेहनत करते रहते। तो आप हमारे वीडियो एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही पोस्ट लाते रहते हैं। और नए हैं तो दोस्तों में जरूर एक बार शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो CH4 है कि C2H6 है कि C2H4 है, या इनमें से सभी है। ये आपको बताना है कि कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसे क्वेश्चन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। आपके लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आपको टॉप करने का जुनून होना चाहिए माइंड में, तो आप टॉप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हम किसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो इथेनॉल का करते हैं, कि प्रोपेनॉल का करते हैं, कि इथेनोइक का करते हैं, कि इनमें से सभी का करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हम यौगिक में ईंधन का रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो यौगिक के ईंधन के रूप में हम इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ईंधन का प्रयोग में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। मतलब निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो उसका आंसर पता चल जाएगा। घास को गेहूं थोड़े खाता, घास घास को गेहूं खाता है। तो नहीं, ये तो पहले ही गलती हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, घास बकरी खाता है, ये सही है। अब बकरी को कौन खा जाता है, मानो। तो ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अगला चलते तो बकरी के गाय खाता है, तो ये भी गलती होता है। इसी तरह आपको आहार श्रृंखला चुनना रहता है। तो आगे चलते हैं। पूछा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। 2 होते हैं, कि 3 होते हैं, कि 4 होते हैं, कि 5 होते हैं, ये आपको बताना है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ये आपको बताना है। तो आगे हम चलते हैं। पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब हानि क्या कहलाता है। उपचयन कहलाता है, कि अपचयन कहलाता है, कि संक्षारण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हम आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हानि ऑक्सीजन का कमी होना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो हम आगे चलते। पूछे, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। 7 है, कि 8 है, कि 9 है, कि 10 है, ये आपको बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है, और आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो आगे हम चलते हैं। पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि
टीन की अपेक्षा, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। यहाँ पर हम आपको ऑप्शन देंगे, आपको बताना है कि टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, कि टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। खाद्य पदार्थ मतलब समझ है, जब किसी की शादी होती है तो उसमें आप देखे होंगे जब खोना मिलता है, एक सबसे आपका खोना मिलता है तो उसमें डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है, ये आपको बताना है। क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुण्य रुधवन का उदाहरण, निम्नलिखित में कौन पुण्य रुधवन का उदाहरण है, ये आपको बताना है। हाइड्रा है कि अमीबा है कि स्पाइरोगाइरा है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो पुनरुद्भवन का उदाहरण है कौन है, हाइड्रा है। जब आप 12 क्वेश्चन देखो तो आप सीधे उसे छोड़ दीजिए। क्या 12 क्वेश्चन में माथा ज़्यादा पेचिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि सल्फर परमाणु की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सल्फर में 6 होती है। तो कैसे होती है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सल्फर मतलब गंधक, गंधक का कितना होता है 16। अब इस आप यहाँ से भी समझ गए होंगे कितना होना चाहिए 6। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। मतलब ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का। तो इसमें पूछा कार्बन परमाणु कितना होता है, 6 होता है। ये आपको बताना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। तो 6 हो गया। आगे चलते हैं। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। मतलब नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब दर्पण के सामने रखे वस्तु का बीम लिया जाता है, धनात्मक पे लिया जाता है कि ऋणात्मक पे लिया जाता है, ये आपको बताना है। धनात्मक पे लिया जाता है कि ऋणात्मक बताया। 2 गो ही होता है तो इसमें से आपको बताना है। तो ऋणात्मक होता मतलब माइनस में लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऋणात्मक में लिया जाता है। आगे चलते हैं। पूछा कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से होता है कि यकृत से होता है कि छोटी आंत से होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, ये आपको बताना है। तो पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, ये हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पीतरस अग्नाशय से स्रावित होता है कि अग्रज से कि छोटी आंत से कि इनमें से कोई नहीं। तो पीतरस यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम है कि लिस्मेनिया है कि प्रोटोजोआ है कि इनमें से कोई नहीं है। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूछे कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं कि एनोडीकरण कहते हैं कि समृद्धिकरण कहते हैं, या इनमें से क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो हम एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एरोडीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोडीकरण बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोला कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है 25 मीटर होता है कि 25 सेंटीमीटर होता है कि 25 मिमी होता है कि अनंत होता है। तो समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है। अगर न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। पूछा कि कौन सी गैस यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है, ये आपको बताना है। तो वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। पूछा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन, ये तो कर दिए हैं। आगे चलते हैं। कौन सा जैव अनिम्नीकरण कचरा है, और जैव निम्नीकरण कचरा है, ये आपको बताना है कौन इसमें है। तो यहाँ पर आप देखिएगा टिश्यू पेपर हो जाएगा कि केले का छिलका हो जाएगा कि थर्माकोल हो जाएगा, या इनमें से कहीं सभी। इसका मतलब अजैव मतलब जो गलता नहीं है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो थर्माकोल नहीं गलता है, आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। आगे चलते हैं। पूछा निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस का होता है कि उत्तल लेंस का होता है कि समतल अवतल लेंस का होता है, या इनमें से सभी। तो फोकस दूरी धनात्मक उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। आगे चलते समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित होता है, ये आपको बताना है। तो
इसमें बढ़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बड़ा जो क्वेश्चन रहेगा आप उस पर साफा नहीं ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कवक में कौन सी विधि पाया जाता है, ये सबसे पहले तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो कवक में मृत जीवी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मृत जीवी पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान में देखिएगा। देख लीजिएगा, यहाँ पर बोला है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपित करता है। मैंने पूछा कौन सा विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपित करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो विद्युत परिपथ की शक्ति को कौन निरूपित करता है? ये निरूपित करता है। आई के स्क्वायर निरूपित करता है और आर। तो यहाँ आप जो देखे उसमें हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर जहाँ पर आप देखे उसमें टिक लगा दीजिए। पूछा निम्न में से कौन सा अंग संवेदनाग्राही है? संवेदीग्राही नहीं है। संवेदीग्राही नहीं है। कान नहीं है कि आंख नहीं है कि नाक नहीं है कि दिमाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कौन संवेदीग्राही नहीं है, तो दिमाग संवेदीग्राही नहीं है। पूछा किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का पीछे दर्पण के रूप में दिखाई, जब मैंने पीछे देखने में किया जाता है, और समतल दर्पण का उपयोग कि अवतल दर्पण का उपयोग कि उत्तल दर्पण का उपयोग, या इनमें से सभी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, किसी दर्पण का उपयोग पीछे देखने में उत्तल दर्पण का करते हैं और पीछे देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि किस वन का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस वन का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा किसका होता है? लाल का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। पूछ रहे आगे समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात। हम समजात अंगों का उदाहरण। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है? कोयला है कि लकड़ी है? आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कोयला है कि लकड़ी है कि पेट्रोलियम है कि बायोमास है? तो ऊर्जा स्रोत है, उत्तम ऊर्जा स्रोत है पेट्रोलियम है। अंत कौन सा अंत स्रावी और बाष्पस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो कौन नहीं करता है? यहाँ पर देखिएगा, पीयूष ग्रंथि कार्य नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। छूट गया किधर यार क्वेश्चन, हो गया ये, हो गया दो आ रहा है यहाँ पर। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बोला कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं अंगूठे की तर्जनी संकेत करती है। जब आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़े होंगे तो आप इसको आसान से बता सकते हैं। तो जब वो बताते हैं तो उनके बाएं हाथ की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है, आपको पता होना चाहिए। पूछा निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं? निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये आपको बताना है। तो गंगा में मछली का पालना, कि गंगा में कपड़ों का धोना, कि गंगा में अर्ध जले शव को बहाना, कि गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना, ये आपको बताना है। कि गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो गंगा में मछली का पालना, ये गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे चलते हैं। पूछा है कि पुष्प में नर जनन कहलाता है। पुष्प में नर जनन अंग कहलाता है। तो पुष्प में नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। पूछा किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं कि उत्तल लेंस का करते हैं, कि कभी अवतल लेंस की कभी उत्तल लेंस की बेलनाकार लेंस का करते हैं? दूर दीर्घ माने दूर, तो दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट में अवतल का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaO और Cl2 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चल रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। पूछा कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अम्ल करता है कि क्षार करता है कि लवण करता है कि इनमें से कोई नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो लाल को नीला कर देगा तो वह क्षार हो जाएगा, लाल को नीला कर देगा तो क्षार, और नीला को लाल कर देगा तो अम्ल हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा अंतिम क्वेश्चन। पूछ रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो आंख का रंग नहीं है, कि शरीर का काम नहीं है, कि चमड़ी का रंग नहीं है, कि बाल की प्रकृति नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम बताएंगे। तो कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं? तो चमड़ी का रंग वंशागत नहीं है। आपका चमड़ी का रंग कैसा भी हो सकता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आगे चलते हैं। पूछा है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ये आपको बताना है। कौन सी कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? एक आबंध होते हैं, कि द्विआबंध होते हैं, कि त्रिआबंध होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं होते, ये आपको बताना है।
तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच एक का बंध होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो यूनिट होता है, ये आपको ध्यान में रखना। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है। तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय दोस्तों। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।